नमस्कार प्यारे साथियों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का बाबू रेगुलर क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि प्लेलिस्ट में जो क्लास पड़ा हुआ है उसको देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना कि पूरा डिटेल, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्रमबद्धता आपको पिछले क्लास में मिलेगी। हमने क्लास नागरिकता से शुरू किया, मतलब कि नया टॉपिक जो आपका शुरू किया गया है नागरिकता, सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट। इतने समय तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। खुदा ना खास्ता आपकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए एसआईआर की प्रक्रिया में, कहीं आप वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाएं। भाई कई लाख लोग बाहर हुए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, है ना। उसमें कई एक्टर भी हैं जो है बाहर हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं सिद्ध कर पाए। कोलकाता हाई कोर्ट के सामने एक व्यक्ति जो है अपने आधार कार्ड, अपना खतरा खतौनी और अपना वोटर कार्ड तक के ले गया और उसको बोला गया कि यह नागरिकता के प्रमाण को सिद्ध नहीं करता। तो दुर्भाग्य की बात है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं कि ये हमारी नागरिकता को बता पाए कि मैं देश का नागरिक हूं, ठीक है ना। तो कल मास्टर ने आपको यह बताया कि देश का नागरिक कौन है ना। तो खैर पिछला वाला क्लास देखेंगे, उसके बाद एक क्लास देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक ड्राफ्टिंग करते हैं यार, मजा नहीं आएगा नहीं तो। आते हैं एक ड्राफ्टिंग करते हैं। यहां पर देखना जरा, अगर मैं कहूं कि साहब ये नागरिकता जो है इस संविधान के किस भाग में है, तो आपने बताना है कि यह संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ये पहला वाला क्वेश्चन, बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं पूछूं अगर कि साहब ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के विषय में उल्लेख किया गया है। इतनी बातें क्लियर। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि नागरिकता का स्वरूप कैसा है, नागरिकता का स्वरूप कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि नागरिकता का स्वरूप हमारे यहां एकल नागरिकता का है या फिर दोहरी नागरिकता का है। तो आपने बताना है कि साहब हमारे यहां एकल नागरिकता का स्वरूप है। कैसा बाबू? एकल नागरिकता का स्वरूप है। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, एकल नागरिकता मतलब समझ रहे हैं ना, वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम केवल भारतीय नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेशी नागरिक नहीं है या बिहारी नागरिक नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, बिहार के निवासी हो सकते हैं, पंजाब या केरल कर्नाटक के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते हैं। नागरिक हम केवल इंडिया के हैं, भारत के हैं। हमारी जो नागरिकता है केवल भारतीय नागरिकता। लेकिन अमेरिका में आप जाओगे ना, वहां पर जितने भी प्रांत हैं उनकी अलग नागरिकता, जैसे कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता और अमेरिका की अलग नागरिकता, ऐसे अलग अलग नागरिकता, मतलब स्टेट की अलग नागरिकता और यूएसए की अलग नागरिकता। लेकिन हमारे यहां एकल नागरिकता। स्विट्जरलैंड में भी जाओगे, वहां पर संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था, वहां पर दोनों जगह स्टेट की अलग नागरिकता और सेंटर की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे यहां एकल नागरिकता, वी आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है ना। हम केवल भारतीय नागरिक हैं। अब एक चीज और समझना जरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, कानून बनाने का अधिकार, तो आपने बताना है कि साहब संसद का अधिकार है। किसका अधिकार है? संसद का अधिकार। ये बात कहां से आपको पता चलती है? तो ये बात आपको जो है अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती है। नागरिकता पर या नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? वो संसद का होगा। ये बात हमको अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती है। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, ये जो एकल नागरिकता का स्वरूप है, ये ग्रहण कहां से किया गया है? इसको ग्रहण किया गया है, कहां से ग्रहण किया गया? तो इसको हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से? ब्रिटेन से ग्रहण किया, ठीक है ना। ये सब कुछ बातें हैं। और एक बात और भी आपको याद रखनी है, नागरिकता अधिनियम 1955, जैसे कानून बनाने का अधिकार किसका है? ये संसद का है। तो संसद ने कानून बनाया भी, तो संसद ने कौन सा कानून बनाया? इसने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 बना करके इसमें 2 प्रावधान किए गए कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे करनी है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, ठीक है ना। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता की समाप्ति कैसी होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 ये पारित करके संसद के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। अब इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन हुए। 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 95 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2019 में 15 में संशोधन हुआ, 19 में संशोधन हुआ। इसमें बार बार संशोधन होते रहते हैं। तो जो संशोधन है, जो आपके एग्जाम के डायमेंशन से जो इंपॉर्टेंस रखता है, उन संशोधन का भी हम जिक्र करेंगे।
इतनी बातें क्लियर। फिर हमने बताया था आपको जो है तमाम चीजें और भी हम लोग पढ़ेंगे। एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सीएए क्या होता है, एसआईआर की प्रक्रिया कैसी चल रही है, सब कुछ है ना। तो एक एक छोटी सी ड्राफ्टिंग आप कर लीजिएगा। और फिर कल हमने एक चीज और भी आपको बताया था कि ये बताया था कि भाई नागरिक कौन है। क्या बताया था? नागरिक कौन है, नागरिक कौन है। तो इसमें मास्टर ने यह बताया था कि किसी देश के भीतर, देश के भीतर या देश के भीतर आपको जो व्यक्ति निवास करते हुए मिलेंगे, व्यक्ति ये निवास करते हुए मिलेंगे, दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो नागरिक मिलेंगे और दूसरा आपको विदेशी मिलेंगे। कौन मिलेंगे बाबू? विदेशी मिलेंगे। अब समझना ना, जैसे कि ये इंडिया प्यारा सा अपना इंडिया है, इस इंडिया में आपको बांग्लादेश के लोग भी काम करते हुए मिलेंगे। यहां पर यूरोप के मतलब कि जो है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह वगैरह के देश के लोग भी काम करते हुए मिलेंगे। अमेरिका के लोग भी काम करते हुए मिलेंगे। ऐसे कई देशों के लोग भारत में काम करते हुए मिलेंगे। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर हमारे देश में विदेशी भी निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विदेशी भी निवास कर रहे हैं और हमारे देश के खुद नागरिक भी निवास कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर। तो आखिर ये नागरिक जो व्यक्तियां निवास कर रहा है इसमें, उसमें नागरिक कौन है और विदेशी कौन है? तो कल हमने बताया था कि अगर आपको नागरिकता की पहचान करनी है कि हम नागरिक कौन होगा, अपने देश के भीतर जो निवास करने वाला व्यक्ति है उसमें नागरिक कौन होगा, तो आपने बताया था कि साहब नागरिक वह होगा, आपने क्या बताया था? नागरिक वह होगा जो सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया रहेगा। अधिकार प्राप्त किया रहेगा। क्या? सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया रहेगा। ये हमने कल पूरा डिटेल से बताया था, ठीक ना। दूसरा हमने क्या बताया था कि उसको संवैधानिक पदों पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा। मतलब कि वह संवैधानिक पदों पर नियुक्त हो सकता है, संवैधानिक पदों पर नियुक्त हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। मतलब कि वो चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, सांसद सदस्य बन सकता है, विधानमंडल सदस्य। ये सब सारी चीजें जो है संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार किसको है? केवल केवल सिटीजन्स को है, केवल केवल देश के नागरिक को है, ठीक है ना। फिर यहां पर चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने व मताधिकार रखने वाला एक क्या होगा? देश का नागरिक होगा। जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, भारतीय पासपोर्ट हो, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेता हो, सरकारी योजनाओं का क्या लेता हो बाबू? लाभ लेता हो। इतनी बातें क्लियर। अभी समझना जरा, जो भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र में भूभाग की खरीदारी कर सके, भूभाग की या भूभाग का क्रय विक्रय कर सके, ऐसे लिखना, भूभाग का क्रय विक्रय कर सके। जैसे कोई खेती खरीदता है, कोई कृषि भूमि खरीदता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। मतलब कि कोई हमारे देश का जो नागरिक होगा वही जो है जमीन वगैरह खरीद सकता है, अदरवाइज नहीं खरीद सकता। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को और अनुच्छेद 30 को प्राप्त करने का अधिकार रखता हो।
मतलब कि ये जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 है, केवल केवल देश के नागरिकों को दिया जाता है, विदेशियों को फंडामेंटल राइट नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे जितने राइट्स हैं, मतदान का अधिकार, चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट होने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार, भारतीय पासपोर्ट धारक हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेता हो, मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है नागरिकों को जो है मतलब फंडामेंटल राइट का उपयोग करता हो, और इसके अलावा भारतीय राज्य क्षेत्र में भूभाग का क्रय विक्रय कर सके। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जो व्यक्ति ऐसे अधिकारों की प्राप्ति रखता हो उसको हम देश का नागरिक कहेंगे, और जो व्यक्ति ऐसे अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता है उसको हम देश का नागरिक नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? विदेशी बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर? अब एक काम करना जरा, कल हमने अनुच्छेदों को बताया था, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पूरा डिटेल से बातचीत किया था। डिटेल से नहीं, शॉर्ट बात किया था, लेकिन आज हम लोग पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे। मेन क्लास जो है वो अब से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? कल का थोड़ा रिवीजन था। अब एक काम करना जरा, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है ना? अब एक हेडिंग आप डालिएगा, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। एक तो ध्यान में रखिएगा, क्या? अधिवास के आधार पर, यहां पर लिखिए, अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अभी समझना जरा, ऐसा व्यक्ति, यहां पर लिखिए जरा, इसको परिभाषित थोड़ा सा करिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय, जो संविधान के प्रारंभ होने के समय, या तो लिख लीजिए संविधान के प्रारंभ होने के समय, भारत में अधिवास करता है, भारत में अधिवास करता है, देश का प्रारंभ होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में, ऐसे लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, अधिवास मतलब निवास करता है, अधिवास करता है, देश का नागरिक समझा जाएगा यदि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। अभी एक चीज यहां पर समझिएगा जरा, यहां पर मास्टर के कहने का क्या मतलब है? मास्टर के कहने का मतलब है कि यहां एक व्यक्ति निवास कर रहा हो या अधिवास कर रहा हो, ठीक है ना? ये डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। एक कहता है अनुच्छेद 5 क्या कहता है? सीधी सी बात, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता, संविधान के लागू होने के समय, या प्रारंभ लिख लीजिए, प्रारंभ होने के समय ये नागरिकता का प्रावधान करता है। ये की पॉइंट्स है। और यहां पर समझिए जरा, ये संविधान लागू कब हुआ आपका? तो आपने बताना है कि साहब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। मतलब कि इतने समय अगर देश के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अधिवास करता हो, मतलब कि निवास करता हो,
वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि संविधान के लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भारत में अधिवास करता हो, अधिवास मतलब निवास करता हो, बस यह समझिए, ठीक है ना, अधिवास करता हो तो वो देश का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन उनमें से वह व्यक्ति नागरिक समझा जाएगा जो ये 3 शर्तें पूरा करता हो। कौन सी 3 शर्तें, उसको जरा समझिए। 3 शर्तें दी गई हैं, उन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त जो है यहां पर पूरी करता हुआ वो दिखाई दे। यहां पर लिखिए 3 शर्तें कौन सी हैं। ये जो 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर पूरा करे तो देश का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है ना। पहली शर्त क्या है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। लिखना जरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। या तो ए शर्त पूरा करे, या तो ए वाली शर्त पूरा करे, या दोनों शर्त नहीं पूरा कर रहा तो तीसरी शर्त पूरा कर ले। तीसरी शर्त क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के ठीक कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो ऐसा व्यक्ति कोई 3 शर्तों में से एक शर्त अगर पूरा करता है तो वो देश का नागरिक समझा जाएगा। यहां तक किसी बात की समस्या, किसी बात का दुख दर्द तो नहीं ना, कि मतलब कि अधिवास के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ होने के समय एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के अधिवास में निवास करता हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास रखता हो मतलब निवास करता हो, वह व्यक्ति देश का नागरिक समझा जाएगा यदि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, मतलब कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरा है, या फिर संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो। मतलब 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले 5 वर्ष, और ठीक पहले 5 वर्ष मतलब वही 26 जनवरी 1945 से लगातार भारत में रह रहा हो। वही 5 साल हुआ ना कि 1945 से वो भारत में रह रहा हो, वो देश का क्या समझा जाएगा, नागरिक समझा जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की समस्या, ये आपका अनुच्छेद 5 जाकर के पूरा कंप्लीट हुआ। कल हमने तो वैसे ही बता दिया था अधिवास के आधार पर नागरिकता, ठीक है। तो एक काम करना जरा, अनुच्छेद 6 एक हेडिंग डालना। क्या, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। ये अनुच्छेद 6 क्या है? अनुच्छेद 6 मास्टर ने आपको बताया था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। भाई देश का विभाजन हुआ तो कुछ जो है पाकिस्तान से कहां पर चले आए, भारत में चले आए, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। लिखना जरा, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन मतलब कि प्रवास होता है, ठीक है ना, माइग्रेट होता है। तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब
एक चीज समझना, यहां ये तो आपकी सिंपल सी लाइन है, बस आपको इतना याद रखना है, यहां से आपका प्री का काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ अंदर बातें कही गई हैं, और अंदर बातें वे कौन सी कही गई हैं इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अंदर इसके क्या छुपा हुआ है। अंदर क्या छुपा हुआ है समझिएगा जरा। अंदर यहां पर देखिए जरा, यहां पर कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत पाकिस्तान से कहां आया हो, भारत में, तो ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई, एकदम ध्यान से सुनिए, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया हो, प्रयोजन किया हो, ऐसे व्यक्ति के, यहां तक बेस एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां तक छोड़े रहिए, यहां तक 19 जुलाई 1948 से पहले पहले पाकिस्तान से कोई भारत आया है अगर, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को फिर जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहां तक थोड़ा छोड़े रहिए, फिर ड्राफ्टिंग में हम लोग करेंगे। फिर ऐसा व्यक्ति यहां पर फिर लिखिए, मान लेते 19 जुलाई 1948 से पहले ये तो बात कर रहा है, अगर कोई बाद में आता है तो बाद वाला भी लिख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात या के बाद भारत आता है, तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण सक्षम अधिकारी, पंजीकरण सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है ना, क्या करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। और यहां पर एक शर्त है कि ये जो पंजीकरण अपना करवा रहे हैं ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये जो पंजीकरण करवा रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि जब इनका पंजीकरण होगा तो पंजीकरण से 6 माह पहले से भारत में रह रहा हो। मतलब यहां पर समझे आप, यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6 क्या कहा गया है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से कहां आ गया हो, भारत आ गया हो। तो एक प्रश्न ये है कि ये तो 19 जुलाई 1948 है, ये पहले बात कर रहा है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद बात करता तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत आता है पाकिस्तान से, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करवाना होगा, पहले पंजीकरण करवाना होगा। किसके समक्ष, पंजीकरण सक्षम अधिकारी के समक्ष क्या करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। और पंजीकरण की जो तिथि है उससे 6 महीना पहले वो कम से कम भारत में रह रहा हो, तब जाकर के उसका पंजीकरण होगा। ऐसे दोनों व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम
1935 के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये आपका अनुच्छेद 6 है। मतलब यहां पर कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति आ रहा है 19 जुलाई 1948 से पहले आ रहा है या फिर बाद में आ रहा है, पहले आएगा तो उसके लिए पंजीकरण का जो है जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाद में आ रहा है तो उसके लिए पंजीकरण करवाना होगा, और पंजीकरण करने से पहले 6 महीना कम से कम भारत में रहना जरूरी था। तो ऐसे दोनों व्यक्तियों के लिए जरूरत इस बात की है कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, तब जाकर के उसको जो है भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलिए आगे। ये आपका अनुच्छेद 6 है। अब एक काम करना, जरा अनुच्छेद 7 एक हेडिंग डालना। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हुआ क्या कि देश में जब देश आजाद हुआ तो इस स्थिति में, या देश आजाद होने को है, इस स्थिति में कुछ लोग भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और फिर उनको यह लगने लगा कि यहां पर यार संप्रदाय बहुत ज्यादा है, यहां पर अराजकता बहुत ज्यादा है, यहां पर विकास का और भी अभाव है, यहां पर संघर्ष है, हिंसा है। और फिर वो पाकिस्तान से कहां पुनः चले आए? भारत। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जाते हैं और पुनः पाकिस्तान से लौट करके कहां पर आ जाते हैं? फिर भारत में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ठीक है ना? ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, तो वही आपको लिखना है। यहां पर लिखे जरा। एक चीज और भी आप समझना कि अनुच्छेद जो 7 है इसको पहले आप लिख लें। यहां पर ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। अब क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि सीधी सी बात है कि ऐसे व्यक्ति यहां पर पाकिस्तान, यहां पर भी पाकिस्तान, ठीक है ना? यहां पर पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि ऐसे व्यक्ति पहले भारत से कहां जाते हैं? पाकिस्तान, और फिर लौट करके पाकिस्तान से भारत लौट आते हैं, ठीक है ना? फिर लौट करके भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। तो उन्हीं के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 7 में। और यहां पर एक डेट है, आप इसको याद रखिए, नोट लगा करके लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात मतलब बाद के पश्चात यदि भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनको भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। इतनी बातें क्लियर? किंतु अगर वो परमानेंट स्थायी के लिए भारत में परमिट बनवा करके भारत में आ जाते हैं तो उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी।
और जैसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी गई थी 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को के लिए, वैसे इसको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, इसको नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यहां पर लिखना जरा, किंतु वह अनुमति, या फिर यहां पर लिख लीजिए परमिट, अनुमति लेकर अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आता है तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। इतनी बातें क्लियर। ये आपका क्या है, अनुच्छेद 7 है। ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, अनुच्छेद 8 डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 8। देखिए एक बार आप पढ़े रहेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा यार, किताब आप पढ़ेंगे बड़ा कंफ्यूज होंगे। मास्टर आपको एकदम सिंपल शब्दों में आराम आराम से बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। यहां पर लिखना जरा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है एकदम समझिए। अनुच्छेद 8 ये है कि संविधान जब लागू हुआ तो उतने समय क्या है कि कुछ देश के हमारे नागरिक थे वो विदेशों में चले गए थे और वो विदेशी नागरिकता ले लिए थे। भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हीं के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। लिखना जरा, ऐसे व्यक्ति जो, यहां पर लिख लीजिए, संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक नहीं है, यहां पर लिखिए नहीं है, वह विदेशी नागरिकता धारण किए हुए भारतीय मूल के नागरिक हैं। भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनके लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इतनी बातें समझ में आई। अब एक चीज समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। प्रैक्टिकली क्या समझते हैं, यहां पर इसको कर लीजिए, जो हमको समझना था यहां पर। अब आइए जरा, ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है ना। अब इस प्यारे से भारत के यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको अमेरिका दिखाई पड़ेगा, यूएसए दिखाई पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो ए नाम का व्यक्ति है, ए कहां चला गया, भारत से पाकिस्तान चला, अमेरिका चला गया। ए संविधान के लागू होने से पहले जो है चला गया है, और यह व्यक्ति है भारतीय मूल का, लेकिन अब क्या है, ए अमेरिकी नागरिक है। कैसा है, अमेरिकी नागरिक है। और ए अमेरिकी नागरिक है, लेकिन कैसा, ये भारतीय मूल का है। कैसा बाबू, भारतीय मूल का है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर इस भारतीय मूल के नागरिक को नागरिकता प्राप्त करनी है तो यूएसए में क्या होगा कि भारतीय दूतावास होगा। अब यूएसए में जो भारतीय दूतावास है, इस दूतावास में जाकर के ये पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है संविधान के लागू होने के समय देश का नागरिक नहीं है, लेकिन ये भारतीय मूल का है, दूसरे देश की नागरिकता ले चुका है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो लिखना जरा, जिस देश में, यहां पर जिस देश में वह नागरिक है
वहां के भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकता है। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? अब इसके लिए भी एक शर्त है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए भी शर्त है कि ये जो अमेरिका में रह रहा है ए नाम का व्यक्ति, इसके लिए जरूरी क्या है कि भैया इसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ऐसे व्यक्तियों को फिर भारतीय नागरिकता उस दूतावास के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से दी जाएगी। इतनी बातें क्लियर? ये आपका अनुच्छेद 8 है। मतलब कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों और उनके बच्चों के लिए नागरिकता उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में है। ठीक है ना? चलें आगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? चलें आगे। अनुच्छेद 9, एक हेडिंग डालिएगा, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या है? इसमें एकल नागरिकता का स्वरूप बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता होगी वो एकल नागरिकता होगी। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर किसी देश के नागरिक ने किसी विदेशी देश की नागरिकता धारण कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या यहां पर बातें क्लियर हुई? यहां पर एक कहना चाह रहा है कि जैसे आप इंडिया के नागरिक हैं और आपने क्या किया कि भाई आप जाकर के यूएसए की नागरिकता ले लिए, तो यूएसए की नागरिकता अगर आपने ले ली है तो आपकी जो भारतीय नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। या तो आप यूएसए के नागरिक रहिए या तो भारत के नागरिक रहिए। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। और भारत में कैसी नागरिकता, यहां पर एक चीज आपको अस्पष्ट तौर पर कह रहा होगा, एकल नागरिकता। भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है वो कैसी नागरिकता का स्वरूप है? एकल नागरिकता का। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है कि आप विदेशी नागरिकता भी लीजिए दोहरी और भारतीय नागरिकता भी लीजिए, ये नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? यही कि अनुच्छेद 9 में अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक है, कोई विदेशी नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर? अब एक काम करना जरा, अनुच्छेद 10 और 11 इकट्ठे लिख लेना। अनुच्छेद यहां पर लिखिए, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 10 में क्या है? संसद नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। यहां पर लिखना जरा, संसद नागरिकता के लिए, नागरिकता के संदर्भ में जो भी विधि बनाएगी उसी के आधार पर
नागरिकता उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। ये आपका अनुच्छेद क्या है? 10 है। अनुच्छेद 11 लिखना जरा। संसद नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है। विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक ना, इतनी बातें क्लियर। तो आपका अनुच्छेद 10 क्या है कि संसद नागरिकता के संदर्भ में जो भी कानून का निर्माण करेगी, विधि का निर्माण, उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। और फिर अगर नागरिकता को प्राप्त कैसे करना है, समाप्त कैसे करना है, इस संसद कानून बना करके करती है। तो अंतिम जो शक्ति होती है नागरिकता पर, वो किसकी होती है? संसद की होती है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे और उसमें 5 प्रकार से नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। अच्छा, मजे की बात है कि आपका जो संविधान है वो अस्थायी रूप से, मतलब कि एक अल्पकाल के लिए 26 जनवरी 1950 मतलब कि संविधान के लागू होने तक नागरिकता का प्रावधान करता है। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी संसद के ऊपर ठोक दी गई। कहा गया कि जब जब भी नागरिकता का प्रश्न उत्पन्न होगा तब तब आप कानून बनाइएगा। तो संसद ने कानून बनाया भी, नागरिकता अधिनियम 1955, और उसमें नागरिकता प्राप्त कैसे करनी है, समाप्त कैसे करनी है, यह पूरा प्रावधान दिया गया है। नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 प्रावधान दिया गया है। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, और इसके अलावा देशीकरण के आधार पर नागरिकता और क्षेत्र संविष्टि के आधार पर नागरिकता। एक कुछ 5 प्रकार की नागरिकता है। फिर नागरिकता समाप्त कैसे करनी है, तो ये जो है पूरा हम लोग कल जो है देखेंगे। ठीक है ना, नहीं तो लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।